ओके, तो टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस में जो है वो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिसमें एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल, ठीक है ना। या कॉजल को जो है वो हम अदर वर्ड्स में एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं, ठीक है। कॉजल को हम लोग अदर वर्ड्स में एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चंस कब बनाए जाते हैं, अगर यानी कि मतलब किस टाइप की रिसर्च, इन अदर वर्ड्स आप ये कह लेंगे किस टाइप की आप रिसर्च कर रहे होंगे या किस टाइप के रिसर्च क्वेश्चंस को अगर आप आंसर कर रहे होंगे तो उसको एक्सप्लोरेटरी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी फेनोमेना के बारे में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि वो एक्सप्लोरेटरी लेवल की, बेसिक लेवल की है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाएगा, क्योंकि अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो मालूमात आपके पास नहीं है। यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो यू विल ट्राई टू explore more about the topic, so that's why like it can be an exploratory research, ठीक है। then existing research results are unclear or suffer from serious limitations। जो existing research तो मौजूद है लेकिन उसके जो results हैं वो अभी भी इतने clear नहीं है या उसकी बहुत सारी limitations हैं। तो जब बहुत सारी limitations और serious limitations हैं तो still आप जो है वो उस research को अभी भी exploratory level पे कर रहे होते हैं, तो उसको कहा जाएगा exploratory research, ठीक है। The topic is highly complex। जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें अभी जो है मौजूद हैं उसके अंदर। कॉम्प्लेक्स वही होता है जिसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी क्लेरिफाइड, अ लॉट ऑफ इश्यूज टू बी क्लेरिफाइड, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसको मजीद जो है वो स्टडी करना पड़ता है। और देयर इज नॉट इनफ थ्योरी अवेलेबल टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। या फिर अगर आपके पास इतनी थ्योरी अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी इसकी कोई थ्योरी अवेलेबल नहीं है, तो आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करने में जो है वो हेल्प करनी होती है। तो फिर क्या करना होता है कि आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो, जब चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हो तो मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स सामने आती रहती हैं और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन जाता है, कनेक्शंस ऑफ द वेरिएबल्स बन जाता है, या एटलीस्ट यू विल बी एबल टू नो कि भाई एक ब्रॉडर चीज़ क्या है, उसमें कितनी चीज़ें लाइक उसको क्लासीफाई कर सकते हैं आप, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है ना। तो ये सब इसमें आ जाता है, एक्सप्लोरेटरी टाइप में आ जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन में आ जाता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव में क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज टू ऑब्टेन द डेटा दैट डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिस्क्राइब करे, यानी कि मजीद उसकी अब डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लोर ऑलरेडी हुआ है, अब इसको मजीद जो है वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। इसके बारे में मजीद इन्फॉर्म, यानी कि आपको डिटेल्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो what percentage of the population likes Coca-Cola better than Pepsi in a double blind test। तो अगर आप कोको कोला और पेप्सी को कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई कितने लोग जो है वो कोको कोला को प्रेफर कर रहे हैं या कितने लोग जो है वो पेप्सी को प्रेफर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली कस्टमर के टेस्ट या उसके प्रेफरेंस को डिफाइन करने की आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है, राइट। इसके बाद जो तीसरी टाइप होती है वो होती है कॉजल स्टडी। कॉजल स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉजल स्टडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम डिलिनिएट कर रहे होते हैं एक या उससे ज्यादा फैक्टर्स को जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ रिवॉर्ड सिस्टम ऑन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम का प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। एज इट इज तो नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पर अगर आप रिवॉर्ड सिस्टम को छेड़ते हो, ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम में कोई भी चेंजेस करते हो तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इशू आएगा या नहीं आएगा, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा या नहीं आएगा। अगर रिवॉर्ड सिस्टम खराब हो जाएगा तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी या नहीं होगी। रिवॉर्ड सिस्टम अगर बेटर होगा तो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी या नहीं होगी, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो
इम्पैक्ट्स वगैरह जहाँ चेक कर रहे होते हैं, दैट इज अ कॉजल स्टडी, जिसमें आप सिर्फ चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उनको एक डिस्क्रिप्टिव की सूरत में पेश कर रहे होते हैं, तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। और एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है, जिसमें आप चीज़ों को मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अभी वो प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है आपका मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ है तो उसकी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मैनेजर समटाइम्स लुक एट द सिम्टम्स इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस एंड ट्रीट देम एज इफ दे आर द रियल प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं उसी को प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं हम लोग एज ए एकेडमिक्स के लिए, इन जनरल मैनेजर्स भी ये कर रहे होते हैं कि जो चीज़ उनको सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं उस सिम्टम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, वो सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और रियल प्रॉब्लम उसके बैकग्राउंड में क्या उसको नहीं समझते, सॉल्व नहीं होता, तो ठीक है, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड व्हेन देयर रेमेडीज डू नॉट वर्क। जब सॉल्यूशन इनका काम नहीं करता तो क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सॉल्व। एक्चुअल में व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू बेसिकली रियलाइज कि व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। तो अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि मैनेजर्स हु रियलाइज दैट correct problem definition is critical to ultimate problem solution do not begrudge the time spent in working closely with researchers, particularly at this stage। तो जिन मैनेजर्स को के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, जो ये समझते हैं, जो ये महसूस करते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन ही एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, बल्कि वो जो है रिलैक्सली रिसर्चर्स के साथ वक्त गुजारते हैं ताकि प्रॉब्लम को सही तरह से डिफाइन किया जा सके। क्योंकि जब प्रॉब्लम सही तरह से डिफाइन हो जाती है तो फिर उसका हल ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। A well-developed research proposal allows manager to judge the relevance of proposed study। ठीक है, जो अच्छा एक प्रपोजल बना हुआ होता है वो क्या करता है, वो मैनेजर्स को अलाउ करता है कि अपनी जो भी स्टडी है उसको रेलिवेंटली यानी कि जज कर सके कि वाकई जो भी स्टडी है वो प्रॉब्लम से पर्टिकुलरली रेलिवेंट है या नहीं है। However, to make sure that the objectives of the study are actually being achieved, manager must stay involved throughout the entire research process। जो भी रिसर्च प्रोसेस होगा उसके अंदर मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कि उसे जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं वो एक्चुअल में अचीव करवाने हैं, ठीक है ना, जो रिसर्च का असल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द मैनेजर and the researcher during all the important stages of the research processes will definitely enhance the managerial relevance and the quality of the research effort। जाहिर सी बात है कि जब मैनेजर और रिसर्चर का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो हर स्टेज पे, हर इम्पोर्टेंट स्टेज पे जो भी रिसर्च प्रोसेस चल रहा होगा उसके हर इम्पोर्टेंट स्टेज पे जो है वो मैनेजर को हेल्प मिलेगी, और उसकी जो भी रेलिवेंस होगी यानी कि जो रिसर्च हो रही है वो जो सॉल्यूशन वो तलाश कर रहे हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट होगी मैनेजरियल प्रॉब्लम से, ताकि वो सॉल्यूशन अप्लाई किए जा सके एक्चुअल मैनेजरियल प्रॉब्लम पे। क्योंकि जो रिसर्चर होगा अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है विदाउट द कोऑपरेशन और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजर, तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होगा कि वो जब सॉल्यूशन दे रहा होगा तो वो इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेजर ही समझता है, एक एक्सटर्नल बंदा तो सही तरह से नहीं समझ सकता। इसलिए मैनेजर को उसके साथ साथ काम करना है ताकि वो उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो है वो सफर ना हो, क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। इसके बाद है कि एथिकल इश्यूज इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो मेन स्टेजेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, बेसिक स्टेजेस होते हैं, प्री स्टेजेस होते हैं प्राइमरी, उसके अंदर जो है वो एथिकल इश्यूज भी आ सकते हैं आप। तो बीइंग अ रिसर्चर you have to be very much careful about the ethical issues। It is necessary to inform all employees
particularly those who will be interviewed for preliminary data gathering through structured and unstructured interviews of the proposed study, right? Of the proposed study. ये क्या मतलब, यानी कि ये जरूरी है आपके लिए, एथिकली ये जरूरी है कि आपको अपने तमाम एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना है कि एक रिसर्च स्टडी जो है वो चल रही है, ठीक है। हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और ख़ास तौर से आपको उन एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना है प्रॉपरली कि भाई आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, आपसे कुछ डेटा गैदर किया जाएगा, ठीक है। तो ये इनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि खामोशी से उनसे कोई जर्नल डिस्कशन हो रही है और उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो यू आर नॉट स्पाइंग बाय द वे। तो आपको प्रॉपरली उनको बताना होगा कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इस इंटरव्यू का ये मकसद है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसको हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको बताना, इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ तो एक ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है। क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? आप उनसे डेटा गैदर कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप? स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं ना, मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, उसकी बाकी डिटेल में तो हम लोग आगे जब इंटरव्यू का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ये होते हैं जिसमें इसमें जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस होता है वो आपका बिल्कुल लगा बंदा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस होता है वो लगा बंदा नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा होता है। आप क्वेश्चंस के सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, though it is not necessary to acquaint them with the actual reasons for the study because this might bias responses। आप इनको बिल्कुल, यानी कि जो एक्चुअल रीजन होगा वो बिल्कुल आपको बताने की, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आप उनको हर चीज डिफाइन करो कि हम जो है वो रिसर्च पर्टिकुलरली क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलरली आपको नहीं बताना, आपको बताना कि ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट करनी है, कुछ इश्यूज के पॉजिटिव सॉल्यूशंस करने, तो इसलिए हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आपको नहीं बताना कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो उनके जवाबात होंगे वो शायद बायस हो सकते हैं। जब बता के कोई भी चीज पूछी जाएगी तो उसके जवाबात बायस हो सकते हैं। The element of unpleasant surprise will thus be eliminated for the employees। ऐसी बात है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप उनसे सरप्राइजिंगली कुछ चीजें पूछना शुरू कर दो, सरप्राइजिंगली आप उनसे अचानक से जाके मतलब जो है वो उनसे इंटरव्यू लेना शुरू कर दो, तो वो अनप्लेजेंट हो सकते हैं, माहौल जो है वो खराब हो सकता है। तो उस खराब माहौल को एलिमिनेट करने के लिए बेटर क्या होता है कि आप पहले से इन्फॉर्म कर दो, ताकि एक अच्छे माहौल के अंदर आप जो है वो उनसे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। सेकेंड चीज क्या, इट इज नेसेसरी टू अश्योर एम्प्लॉइज दैट देयर responses will be kept confidential by the interviewer or interviewers, and that individual responses will not be divulged to anyone in the organization। फिर आपको इनको इस चीज की भी यकीन दिलानी पड़ती है कि भाई जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने जो भी उसके अंदर जवाब दिए हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, मख्फी रखा जाएगा। किसी भी इंटरव्यूअर, एक भी इंटरव्यूअर हो सकता है, समटाइम 2-3 लोग भी इंटरव्यू लेते हैं एक साथ ग्रुप की शक्ल में, कोई भी इंटरव्यूअर जो है इसको रिवील नहीं करेगा, तो जाहिर नहीं करेगा, किसी को भी नहीं बताएगा कि आपने ये चीज बताई है, ठीक है ना। और दूसरा कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो किसी को भी नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि अगर हम ये कहें कि एक्स शख्स ने जो है वो ये बात की थी तो पर्टिकुलरली सबका फोकस उस पर चला जाएगा, या वाई ने ये बात कही थी तो पर्टिकुलरली सबका फोकस पे चला जाएगा कि इसने गलत बात की, उससे कोई पॉलिटिकल इशू भी क्रिएट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो होती है, या पर्सनल चीजें भी इशू कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल बताया जाएगा कि अब जाहिर सी बात है कि 30-40 लोगों से इंटरव्यू लिया और उसके रिजल्ट्स को अगर ओवरऑल बताया जाए तो ये नहीं पता चलेगा कि किस शख्स ने क्या बात की थी। इसलिए उसको इस बात की यकीन दिलाई जाएगी कि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो किसी को नहीं बताए जाएंगे, और जो रिजल्ट्स होंगे वो भी ओवरऑल समराइज्ड फॉर्म में बताए जाएंगे। ये नहीं बताएगा कि इस शख्स ने ये कहा था, ठीक है, या किसी तरह की आइडेंटिफिकेशन
भी नहीं दी जाएगी कि जिससे पता चल जाए कि यार यही हो सकता है, ठीक है ना। भले उसका नाम नहीं बताया, कोई आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मिसाल के तौर पे असिस्टेंट मैनेजर ने ये जवाब दिया, तो अब असिस्टेंट मैनेजर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही है या 50 लोग थे उनमें से और मुख्तलिफ पोजीशंस पे थे, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर वो एक ही था, तो आप इजीली कोई भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, यही सकता, तो उसकी किसी भी सूरत में आपने आइडेंटिफिकेशन देना अलाउ नहीं है आपको। These two steps make the employees comfortable with the research undertaken and ensure their cooperation. जब ये दो स्टेप्स करते हैं इसी से वो जो भी एम्प्लॉयज होगा या इन अदर वर्ड्स कोई भी इंटरव्यू होगा, किसी से भी अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू होगा, तो वो रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ मेरी जो भी बातें इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, तो फिर वो रिलैक्सली आपको सही बातें बताएगा, ट्रू बताएगा, जो एक्चुअल चीजें होंगी, एक्चुअल सिचुएशन होगी, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेगा, ठीक है ना। अदरवाइज जाहिर सी बात है कि हर शख्स को जो है वो अपनी सिक्योरिटी का मसला होता है, प्राइवेसी का मसला होता है, तो फिर वो जो है प्रॉब्लम कर जाएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा। फिर कहते हैं एम्प्लॉयज शुड नॉट बी फोर्स टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। फोर्सफुली आप किसी को भी नहीं कह सकते कि इस स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करो, जबरदस्ती आप किसी को इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं कर सकते, या क्वेश्चनियर वगैरह फिल करवाने के लिए जबरदस्ती आप किसी को भी एग्री नहीं कर सकते। आप पूछेंगे इससे कि भाई हम इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं और ये हेल्प करेगा कंपनी के डेवलपमेंट में या मुख्तलिफ इशूज़ को रिजॉल्व करने में, ये हेल्प करेगा आपका इंटरव्यू, या जो भी आपसे एक सर्वे किया जा रहा है या जो भी है, तो अगर वो एग्री होगा, कॉन्सेंट होगा इसका, तभी वो पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज ज़बरदस्ती आप जो है वो उसको पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। इवन के आप उसको इतना भी राइट देते हैं कि अगर उसने एग्री कर लिया, एग्री करने के बाद भी उसको ये राइट होता है कि किसी भी स्टेज पे जाके, इंटरव्यू स्टार्ट भी हो चुका है, इंटरव्यू के किसी भी स्टेज पे जाके वो मना कर सकता है कि यार मैं जो अपने आप को विड्रॉ करता हूँ, मैं स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। इवन के इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उसको आप लोग अपनी स्टडी में शामिल ना करें, तो इथिकली आप जो है वो उसके रिस्पॉन्सेज को शामिल नहीं कर सकते। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। When employees are willing to participate in the study, they have the right to be protected from physical and psychological harm. और जब एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गया, ठीक है, तो अब इनका पूरा राइट होगा कि आप इनको जो है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म से बचाएं, ठीक है, और उनकी जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको भी आपने इंश्योर करना होगा कि वो जो भी मतलब शख्स था तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी पे लीक ना हो, किन किन से इंटरव्यू लिया था, और कॉन्फिडेंशियलिटी हो के उन्होंने जो भी चीज़ें बताई थी वो कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी और पे रिवील ना हो, ये पहले भी बात हो चुकी। फिजिकली और साइकोलॉजिकली उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। Attempt to obtain information through deceptive means should be avoided at all cost, ठीक है। तो आपको किसी भी मतलब यानी कि यूं समझ लीजिए कि बेईमानी कह लें आप, धोखेबाजी, दगाबाजी से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट नहीं करनी है, बता के करनी है। ऐसे नहीं कि आपका लंच पे बैठे और आपने जनरल क्वेश्चनिंग शुरू की और आपने अपने पॉकेट के अंदर एक रिकॉर्डर रख लिया या मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके उसके जवाबात को रिकॉर्ड कर लिया खुफिया तरीके से, ठीक है, तो ये स्पाइंग तो हो सकती है लेकिन ये रिसर्च नहीं है बाय द वे, ठीक है। तो इन चीज़ों से वैसे भी बचना चाहिए। बीइंग एन एथिकल पर्सन, आप भी जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, वैसे भी इन जनरल रिसर्च से हट के भी मैं आपको बता देता हूँ, जनरल भी आपको लोग मिलेंगे कि वो आपसे बातचीत करेंगे या लोगों से वो बातचीत करके उनकी बातों को रिकॉर्ड करके और फिर दूसरों तक पहुंचाते हैं, इधर की बात उधर करना, पॉलिटिक्स करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती हैं। तो एटलीस्ट बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, आप लोग भी जब जाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होंगे या किसी की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होंगे, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और अगर आप खुद किसी कंपनी के सीईओ बने, मालिक बने, तो आपको अपने ऐसे एम्प्लॉयज को डिस्करेज करना है जो दूसरों की मतलब जो है वो रिकॉर्डिंग करके या शिकायतें आपके पास लेकर आए, ठीक है ना। ये एक जनरल चीज़ है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारा टॉपिक तो बहरहाल खैर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर, राइट। तो खैर ये आप खुद पर्सनली जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ कि ये आपको सबमिट करना है, ठीक है। आप अपनी जो भी आपको रिसर्च एरिया अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसकी आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च रैशनल कलेक्ट कर सकते हैं कि क्यों ये इशू क्यों है, ठीक है, राइट। क्या इशू है बेसिकली इस वक्त, ये क्या इशू चल रहा है, और इसके ऊपर मजीद आप जो है वो लाइट थ्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि इसका डेटा कैसे और कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, और रेफरेंसेस वगैरह देखिए आप, यानी कि अपने पास खुद भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एक चीज़ को तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास असाइनमेंट ऑलरेडी मौजूद है, प्रपोजल का आपके पास प्रोजेक्ट मौजूद है, तो प्रपोजल आपको बनाना है, तो उसमें आपको ऑलरेडी जो है वो रिसर्च रैशनल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वगैरह के ऊपर, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है। तो आप इन चीज़ों को अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो हमारा ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और तकरीबन 5 मिनट्स के बाद जो है वो मैं दोबारा से सेशन स्टार्ट करूँगा, राइट। आप लोगों के साथ एक नया लिंक शेयर करूँगा, सेशन दोबारा से स्टार्ट करूँगा, वो तकरीबन 20 मिनट्स का होगा, राइट। और उसमें मैं आपको कुछ रिसर्चेज में से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के सैंपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। जो रिसर्चेज ऑलरेडी की हुई हैं उसमें से आपको मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सैंपल्स दिखाऊंगा, तो आप लोगों को मजीद आइडिया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद। पानी वगैरह पीना है तो आप लोग भी पी सकते हैं।